इंडियाज बेस्ट पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल डिटेल्स मेकअप एंड हेयर स्टाइल। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से रिबॉन्डिंग पर। 3 डेज आफ्टर रिबॉन्डिंग का वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया था गाइस, आप लोग ने बहुत पसंद किया। आप लोग के बहुत से सवालों के जवाब उसमें मिल गए हैं। बट लॉन्ग टर्म में रिबॉन्डिंग के बाद या स्मूथनिंग के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, इस पर ये वीडियो है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 डेज रिबॉन्डिंग के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। पहली बात तो जब भी हम रिबॉन्डिंग कराते हैं तो कोशिश करें कि वर्जिन हेयर पर रिबॉन्डिंग के लिए आप ट्रीटमेंट लेने जाएं, क्योंकि क्या होता है कि वर्जिन हेयर पर रिबॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके वेवी बाल हैं, कर्ली बाल है, जैसे बाल है, तो आप इस रिबॉन्डिंग इजीली ले सकते हो, बशर्ते केमिकल ट्रीटेड हेयर ना हो। कोशिश करें और हीना एप्लीकेशन, मतलब जो लोग हीना लगाते हैं, मेहंदी लगाते हो, वैसे बाल ना हो, वर्जन हेयर हो, ये कोशिश करें। दूसरी बात आती है कि आपको आफ्टर केयर में क्या क्या और ध्यान रखना है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बालों को टाई नहीं करना है 3 दिन, और बालों में पानी नहीं लगना चाहिए, वॉश नहीं करना है आपको किसी तरीके से, बालों को कान के पीछे इस तरीके से भी नहीं करना है, क्योंकि बॉन्ड जो होते हैं, आपके बॉन्ड जो होते हैं बहुत लूज होते हैं केमिकल की वजह से। उस टाइम बहुत इसके कारण उसको टाइम लगता है सेट होने में। अगर आप इस तरीके से कान के पीछे करेंगे तो वहां पर वेव पड़ जाएगी। टाई नहीं करना है। कुछ लोग क्लचर लगा लेते हैं, क्लचर लगाने से वहां पे निशान पड़ जाता है, वो फिर परमानेंट हो जाता है 3 दिन की आफ्टर केयर के बाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, और लाइक करके जरूर जाइएगा। इन 3 दिनों की केयर में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारे बालों में किसी तरीके से स्वेटिंग ना आए, पसीना ना आए। ये कोशिश करें कि आप विंटर में ही रिबॉन्डिंग करवाएं, जिससे क्या हो कि आपके स्कैल्प में पसीना नहीं आएगा और आपका जो रिबॉन्डिंग का रिजल्ट है बहुत अच्छा आएगा। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी तरीके से भी बालों में ऑयलिंग नहीं करनी है। किसी भी तरीके से ऑयल, जिन लोगों को बहुत शौक होता है डीप ऑयलिंग करने का, उनके लिए मैं पहले से ही बता रही हूँ कि अगर आप स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करने जा रहे हैं तो आप तो 6 महीना ऑयल को भूल ही जाइए। एक्चुअली क्या होता है कि ऑयल लगाने से आपकी रिबॉन्डिंग का रिजल्ट खराब हो जाता है, इसलिए ऑयलिंग अवॉइड की जाती है। अब इसके सॉल्यूशन भी मैं बता देती हूँ कि आप बोलेंगे कि आप ऑयल तो लगा नहीं रहे हैं तो बाल कैसे बढ़ेंगे, बाल झड़ने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। स्केल से, सेबेसियस ग्लैंड से आपका सीबम ऑयल निकलता है, वो आपके बालों के लिए सफिशिएंट होता है। इसके अलावा आवश्यकता नहीं होती है ऑयलिंग की। और अगर आप ऑयल लगाते भी हैं तो उस पर डस्ट जमती है, डर्ट जमती है, जिससे बाल और फ्रीजी भी हो जाते हैं और उलझते ज्यादा है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि आप जब ज्यादा ऑयलिंग करते हैं और उसको 2-2 दिन वॉश नहीं करते हैं तो बाल आपके किस तरीके से हो जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं और उलझते ज्यादा हैं। तो जब भी हम रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराते हैं तो उसके बाद आपको आपका जो हेयर एक्सपर्ट है या हेयर स्टाइलिस्ट है, वो आपको जो सजेस्ट करता है शैम्पू और मास्क, उसी को यूज करे। वो आपके बालों में मॉइस्चर बनाए रखता है और आपको ऑयलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एक प्रॉब्लम और आती है क्लाइंट में कि ये 3 दिन के जो केयर हम बताते हैं, इसमें उन लोग ये समझ नहीं पाते कि जब वो बाथ लेने जाए, नहाने जाए, तो वो बालों को टाई नहीं कर सकते, क्लच नहीं कर सकते, तो बालों को कैसे वो फोल्ड करे और नहाने जाए। तो इसके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप बालों में टॉवेल को ड्रैप कर लीजिए हल्के हाथों से, और ड्रैप करने के बाद उसको फोल्ड कर लीजिए बालों को ऊपर, और उसमें हल्का सा क्लच लगाइए ताकि वो सेट रहे, ज्यादा टाइट क्लच ना लगाए। इससे क्या होगा कि आपके बालों की जो रिबॉन्डिंग की जो प्रोसीजर है वो खराब नहीं होगी और आपके बाल एज इट इज रहेंगे।
अब हम एक और टॉपिक पर बात करते हैं कि आप 3 दिन बालों को किस तरीके से लेकर सोए। मतलब आप जब सोने जा रहे हैं तो बालों को आपको बैक साइड में नहीं रखना है, बालों को किस तरीके से रखना है। तो इसका आंसर भी है मेरे पास। जब भी आप सोए तो बालों को इस तरीके से बाहर निकाल कर पीछे साइड लटका कर आप सोएं आराम से। तकिया हो या कुशन हो, पिलो हो, उसके नीचे आप नीचे साइड बेड के नीचे लटका कर आप आराम से सो जाइए। उससे आपके बालों में कोई वेव नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि बालों को बाहर जब जा रहे हैं तो हमें कैसे सावधानी रखनी है। तो इसके लिए आपको बालों पर चुन्नी डाल लेनी है जब भी आप धूप में निकले, क्योंकि बाल सेंसिटिव हो जाते हैं केमिकल की वजह से। इसलिए आपको जब भी बाहर निकलना है 3 to 6 मंथ आप जब भी बाहर निकले, धूप में निकले, तो बालों को ड्रैप कर ले किसी चुन्नी की मदद से या स्कार्फ की मदद से। ये तो हो गई बात 3 दिन की। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आपको कम से कम 6 मंथ बालों में ऑयलिंग नहीं करनी है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपके जो ग्लैंड है उससे इतना ऑयल निकल जाता है कि आपके स्कैल्प को नरिश कर सके। और अगर आपके बाल ड्राई हैं तो इसके लिए स्मूथनिंग की जाती है, तो इससे आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं। और हम आपको जो सजेस्ट करते हैं शैम्पू और कंडीशनर या मास्क, वो आपके बालों के लिए काफी होता है। इसके अलावा सीरम सजेस्ट करते हैं, वो सीरम आप लगाइए। उसके आपके बालों में ज्यादा तरीके, जिस तरीके से हम ऑयल लगाते हैं उस तरीके से आपके बाल बिल्कुल चिपचिपे भी नहीं होंगे और आपके बालों में डस्ट भी नहीं बैठेगी। कम से कम 6 मंथ आपको बालों में किसी तरीके से डाई नहीं लगानी है, किसी तरीके से मेहंदी नहीं लगानी है गाइस, क्योंकि इससे आपका रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों के हेयर ऐसे होते हैं कि उनके बालों पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर बहुत सारे लोग इस तरीके से बालों को ये सब हेयर पैक लगाते हैं, बहुत थिक कंसिस्टेंसी में, बहुत ज्यादा हाईली केमिकल वाले डाई यूज करते हैं। उससे आपके बालों को इफेक्ट पड़ सकता है, वो ड्राई हो सकता है। तो अगर आप अपने उलझे हुए बालों से परेशान हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उसको नरिश करने का, मैनेज करने का, टेंगल फ्री रखने का। आप स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग जरूर करवाइए। हाँ, पर्टिकुलर यही करवाइए, जिससे क्या होगा कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। बस ये थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ती है। और अगर आप कलर करवाना चाहते हो आफ्टर स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग, तो उसके लिए भी वेट करिए थोड़ा सा। अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात करिए कि किस तरीके से आप हाईलाइट वगैरह करवा सकते हैं। अगर आपका हेयर टेक्सचर बहुत थिन है या उसकी जो क्वालिटी बहुत थिन टाइप की है, तो आप कोशिश करें कि आपने स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करवाई है तो इसके बाद आप हाईलाइट वगैरह ना करवाएं। और अगर आपके बाल थिक के हैं, मतलब आपके हेयर स्टाइलिस्ट देखकर बता देंगे, अगर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी बाल है, तो आप हाईलाइट वगैरह या कलर करवा सकते हैं। फिर भी आपको अगर शौक है किसी भी तरीके से कि आप बालों में बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने की इच्छा रखते हैं, रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग के बाद आपको हाईलाइट भी करवाना है, बहुत सारी चीजें ऐसे अलग अलग फैशन शेड डलवाने हैं, तो फिर इसका एक ही उपाय होता है, अल्टीमेटली आप करवा लीजिए। उसके बाद आपको एक बार और केराटिन ट्रीटमेंट लेना होगा, जिससे आपके बाल और ड्राई नहीं होंगे और बालों को अच्छा नरिशमेंट मिल जाए। रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग के बाद कोशिश करें कि हर मंथ आप एक बार एटलीस्ट हेयर स्पा जरूर ले। उससे क्या होगा कि आपके बाल में स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो मैनेजेबल रहेंगे। और इसके साथ साथ आपका जो रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आराम से चलता है। बस आपके जो नए बाल आते हैं वो ही वेवी आते हैं और उसके लिए आप टचअप करवा सकते हैं। बहुत सारे सैलून में बहुत कम प्राइस में आपको रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग सजेस्ट की जाती है गाइस, पर कोशिश करें। मैंने एक बार केराटिन वीडियो में भी यही कहा था कि आप सस्ते के चक्कर में ना जाएं। आप कोशिश करें, आप पहले कंसल्ट कर ले कि कौन आपके बालों पर ये रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग कर रहा है या केराटिन कर रहा है। जो भी कर रहा है उसे पहले ही कह दे कि आप उनके स्कैल्प में ये प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे। और कोशिश करें जो अनुभवी है, जिसने इसके बारे में नॉलेज गेन की है, उसी से आप करवाएं तो ज्यादा बेटर होगा। आप जिस जगह भी रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग या केराटिन करवा रहे हैं वहां पे आप ये जरूर देखें
कि जो भी हेयर स्टाइलिश है या हेयर एक्सपर्ट है वो पर्टिकुलर हेयर की चीजें ही करते हैं या फिर अदर चीजें भी देखते हैं, लाइक स्किन और मेकअप वगैरह, ये सारी चीजें वही मैनेज करते हैं। अगर ऐसा है तो कोशिश करें आप पर्टिकुलर जो हेयर के इसमें है, हेयर में उनका जो स्टडी की हुई है, जो करते रहते हैं, उन्हीं से ये अब प्रोसीजर करवाएं। अगर आप प्रीलाइट कराने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि इससे आपके बाल और डैमेज हो सकते हैं आफ्टर स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग। हाँ, अगर आप सिर्फ फैशन शेड डलवाना चाहते हैं या रूट टचअप करवाना चाहते हैं तो वो भी प्रोफेशनल ट्यूब जो होती है उसी से करवाएं, ताकि आपकी रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग खराब ना हो। तो ये था मेरा वीडियो गाइस रिबॉन्डिंग पर। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि लॉन्ग टर्म में हमें इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है। और अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज है पूछने की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका आंसर बहुत जल्दी देती ही हूँ। वैसे टाइम कभी कभी हो जाता है 2-4 दिन लेट, नहीं तो मैं टाइमली आपके सवालों के जवाब देती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।